मार्शल आर्ट्स सुनते ही क्या आपके दिमाग में चीन सामने आता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत मार्शल आर्ट्स का जन्म स्थान है, लेकिन फिर भी हम इसका श्रेय कुछ पूर्वी देशों को दे जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं हूं साक्षी पाठक। आज हम बात करेंगे मार्शल आर्ट्स के इतिहास और इससे भारत के जुड़ाव की। मार्शल आर्ट्स संहिताबद्ध प्रणालियों और युद्ध की परंपराएं हैं जिसका अभ्यास आत्मरक्षा जैसे सैन्य और कानून प्रवर्तन प्रतियोगिताएं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास एवं मनोरंजन के लिए किया जाता है। यह एक राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है। मार्शल आर्ट्स के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? चीन को मार्शल आर्ट्स सिखाने वाले जो शख्स थे वो भारतीय थे। जी हाँ, बोधिधर्मा ने चीन को मार्शल आर्ट्स की कला सिखाई थी। चीन का शाओलिन टेम्पल, जहां मंक मार्शल आर्ट्स सीखने की कड़ी तपस्या करते थे, इस जगह की एक कड़ी जुड़ी है भारत से। बोधिधर्मा ने 5वीं सदी में चीन जाकर वहां मार्शल आर्ट्स की दिशा बदल दी। बोधिधर्मा, जो कि भारतीय थे, उन्हें जैन बुद्धिज्म के फाउंडर के तौर पर पूजा जाता है। चीन में दामो, कोरिया में दालमा, जापान में दरुमा और थाईलैंड में तकमो और कई अलग अलग जगहों में इन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है। बोधिधर्मा कांदीपुरम के राजा सुगंधन के बेटे थे, जिन्हें आज तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। छोटी उम्र में वे अपने भाइयों के कुटिल राजनीति से तंग आकर अपना राज्य छोड़कर एक भिक्षुक बन गए थे एवं भारत छोड़कर चीन पहुंच गए। 9 साल की इस यात्रा में वे दक्षिण भारत से समुद्र के रास्ते से होते हुए सुमत्र पहुंचे और फिर मलेशिया और थाईलैंड, वियतनाम से होते हुए वे चीन के एक गांव ननकिंग गांव पहुंचे। बोधिधर्मा ने उन्हें 2 बड़ी आपदाओं से बचाया। पहले तो एक जानलेवा बीमारी उस गांव में फैल रही थी, उससे अपनी औषधि विद्या से बचाया, और फिर लुटेरों ने उस गांव पर हमला कर दिया था। बोधिधर्मा कलारीपट्टू विद्या में पारंगत थे, जिसे आज हम मार्शल आर्ट्स कहते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि बोधिधर्मा को भारत देश में ही नहीं जानते। हम भारतीयों को लगता है कि मार्शल आर्ट्स, जिसमें अब चीन ने महारत हासिल कर ली है, वे उनकी खुद का ही एक आविष्कार था। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के महापुरुष ने ही इस कला को पूरे विश्व तक पहुंचाया। आओ अब हम बात करते हैं भारत के 5 सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स के रूपों की। सबसे पहला है सिलंबम। तमिलनाडु की सिलंबम एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है। हर राज्य की मार्शल आर्ट की अपनी शैली होती है। सिलंबम में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से कुछ दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। सिलंबम कला में सांप, बाघ, चील के रूप और फुटवर्क पैटर्न का उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु में शासक पांड्या, चोल और चेरा द्वारा सिलंबम को बढ़ावा दिया गया है। मॉक फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस के लिए लॉन्ग स्टाफ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान मरुगा और ऋषि अगस्त्य को सिलंबम के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। वैदिक युग के दौरान भी युवा पुरुषों को एक अनुष्ठान के रूप में और एक आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। अब हम बात करते हैं गतके की। गतका हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट मूल रूप से पंजाब के सिखों द्वारा बनाई गई है। गतका में इस्तेमाल होने वाले कई हथियार हैं, जैसे छड़ी, तलवार, कृपान और कटार। हमला करने और बचाव के तरीके हाथों और पैरों की स्थिति और इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति पर आधारित होते हैं। ये पंजाब में विभिन्न समारोहों या मेलों के दौरान भी प्रदर्शित किया जाता है। गतका के सिद्धांत और तकनीकों को सिख गुरुओं द्वारा सिखाया गया था। गतका सिख युद्धों में कार्यरत था और पूरी तरह से युद्ध परीक्षण किया गया था। यह धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है, लेकिन यह आत्मा और शरीर के एकीकरण पर भी आधारित है। इसलिए इसे आमतौर पर एक आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यास दोनों माना जाता है। अब हम बात करते हैं थांग टा की। थांग टा प्राचीन मणिपुरी मार्शल आर्ट के लिए लोकप्रिय शब्द है, जिसे ह्यून लालोंग के नाम से भी जाना जाता है। तलवार और भाले के साथ मणिपुरी मार्शल आर्ट एक मजबूत लेकिन सुंदर परिष्कृत कला है।
मणिपुर की ह्यून लैंगलोंग मार्शल आर्ट में दो मुख्य घटक होते हैं, सशस्त्र युद्ध और निहत्थे लड़ाई। अब आते हैं मर्दानी खेल पर। मर्दानी खेल मराठाओं द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट की एक सशस्त्र पद्धति है। महाराष्ट्र की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट कोल्हापुर में प्रचलित है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र की एक सशस्त्र भारतीय मार्शल आर्ट है जो कि विशेष रूप से विशिष्ट भारतीय पट्टा यानी तलवार और वीटा के उपयोग के लिए माना जाता है। एक विशिष्ट प्रणाली के रूप में मर्दानी खेल का प्रारंभिक इतिहास 1600 के दशक से पहले का पता लगना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि इसका विकास महाराष्ट्र की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुआ है। घाटियों और गुफाओं की विशेषता वाला एक पहाड़ी क्षेत्र निवासी विशेषज्ञ घुड़सवार बन गए, जिन्होंने युद्ध के दौरान हल्के कवच और अत्यधिक घुड़सवार इकाइयों का समर्थन किया। मर्दानी खेल ने 1600 के दशक की शुरुआत में अपना उदय शुरू किया, जब डेक्कन सल्तनत शाहजी के नेतृत्व में मराठा इकाइयों की छापामार रणनीति पर निर्भर थी। उनके बेटे शिवाजी राजे भोंसले ने छोटी उम्र में ही लड़ने की कला सीख ली थी और किशोरावस्था तक विभिन्न हथियारों के इस्तेमाल में पहले ही वे इसमें कुशल थे। अब हम आते हैं कलरी पयट्टू पे। कलरी एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ है स्कूल या प्रशिक्षण हॉल जहां मार्शल आर्ट को सिखाया जाता है। माना जाता है कि यह भारत में सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट है जिसका इतिहास 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। कलारीपयट्टू को एक पौराणिक कथा ऋषि परशुराम द्वारा मार्शल आर्ट के रूप में भी पेश किया गया था, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया था। इस कला का उपयोग निहत्थे आत्मरक्षा के साधन के रूप में और आज शारीरिक फिटनेस हासिल करने के तरीके से किया जाता है। पारंपरिक अनुष्ठानों और समारोहों में भी इसे प्रयोग किया जाता है। इसमें नकली युगल यानी कि सशस्त्र और निहत्थे युद्ध और शारीरिक व्यायाम शामिल है। इसकी महत्वपूर्ण पूंजी फुटवर्क है, जिसमें किक, स्ट्राइक और हथियार आधारित अभ्यास शामिल है। अशोक एंड द मिथ फिल्म से इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। महिलाओं ने भी इस कला का अभ्यास किया और एक महान नायिका ने इस मार्शल आर्ट का उपयोग करके कई लड़ाइयां भी जीती। आज हमने बात की मार्शल आर्ट्स और इससे जुड़े इतिहास की। दिलचस्प कहानी और किस्सों के लिए जुड़े रहें सप्त सिंधु के साथ। नमस्कार।